टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेलोसिटी ऑफ वेव से रिलेटेड। इस चैप्टर में अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़े का भी है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे किस्म के सवाल आते हैं और अगर आपको ये आता हो सही तरीके से तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो सवाल मिस कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ वेव से स्टार्ट करते हैं। और वेलोसिटी ऑफ वेव्स में मैंने यहां नहीं लिखा स्टूडेंट्स कि ये ट्रांसवर्स वेव है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जितनी भी वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी इक्वल होती है हमारे पास एफ लैम्डा के, ठीक है, जिसमें ये जो है ये आपके पास वेलोसिटी है, ये एफ जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है और ये लैम्डा जो है ये आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है। तो कोई भी अगर वेव होगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगी एफ लैम्डा के। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी चीजें आती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आप लोगों के पेपर में पूछी जाती हैं आपसे। क्या जी पूछी जाती हैं? आप लोगों से कहा जा सकता है इसके दो सिनेरियोस के बारे में। पहला सिनेरियो ये है कि जब मीडियम सेम रहे और सोर्स चेंज हो, और दूसरे में क्या है कि जब सोर्स सेम रहे और मीडियम चेंज हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि सोर्स सेम रहने का क्या, सोर्स चेंज होने का और मीडियम सेम रहने का क्या मतलब है। इसमें स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने टाइप ऑफ वेव सेम रखनी है। ये ना हो यहां पर कि आप लोग लाइट को साउंड से कंपेयर करने लग जाए। मैं एग्जांपल देके चलता हूं आपको। हम यहां पर कहते हैं जी कि हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ रेड लाइट वर्सेस स्पीड ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर लाइट्स को कंपेयर कर रहा हूं, या मैं कहता हूं मैं कंपेयर करता हूं स्पीड ऑफ श्रिल साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ ग्रेव साउंड। यहां पर भी देखें मैं साउंड्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह के जितने सवाल होंगे उनके लिए आपने याद रखना है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम सवालों की तरफ जाएं कि सवाल कुछ पहला ये इस तरह से कर लेते हैं कि रेड लाइट वर्सेस ब्लू लाइट की बात करते हैं इन एयर। तो यहां पर मीडियम हम चेंज नहीं कर रहे, हम सोर्स चेंज कर रहे हैं, यानी एक सोर्स रेड लाइट दे रही है, दूसरी ब्लू लाइट दे रही है। तो अब हमें यह पता है कि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है और ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इस वजह से रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी और ब्लू की वेवलेंथ कम होगी, लेकिन वेलोसिटी दोनों की सेम होगी और वो इक्वल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपके पास मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स हो जाती है, ठीक है। जबकि अगर मीडियम चेंज हो रहा है और यहां पर हम मीडियम चेंज को लेंगे फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी कि एक लाइट है लेट से वो इंटर करती है फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ठीक है, या एक साउंड है वो इंटर करता है फ्रॉम एयर इनटू वाटर, तो क्या अफेक्ट होगा। तो यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि इन तमाम सिनेरियोस में आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी जो चेंज आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर आप यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव ले रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और उसका लैम्डा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि
एक साउंड वेव इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, उसकी वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक लाइट वेव इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। रीजन क्या है कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि जो लाइट है वो क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है मेन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको दो तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहले में अगर आपका मीडियम चेंज ना हो तो वो किस तरह से होगा, और अगर मीडियम चेंज हो तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वेव से रिलेटेड, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव से रिलेटेड बात। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मैं आपको किसी एग्जैक्ट स्पेसिफिक वेव के बारे में नहीं बता रहा। ये आपकी जो इक्वेशन है ये ट्रांसवर्स वेव के लिए भी वैलिड है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी वैलिड है। अब हम जाएंगे और आगे जाके स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि भाई ट्रांसवर्स वेव में क्या चेंजेस होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। तो अगला टॉपिक हम कर लेते हैं अपना वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमारे पास इक्वल होती है v इज इक्वल टू टी बाय कैपिटल M, या इस कैपिटल M की जगह मैं लिख सकता हूं m बाय L। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इक्वल होती है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, तो ये है जी क्या इसका वो कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है इसकी। अब स्टूडेंट्स, मैं इस इक्वेशन को इस तरह करके भी लिख सकता हूं कि मैं लिख दूं v इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि t इंटू एल ओवर m। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने नहीं यूज करना है क्योंकि ये आपके सवाल गलत कराएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इसी तरह लेके जाना है कि ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं इन्हीं की बेस पे। अच्छा, अब टेंशन जो है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रेच से। एक वायर जितनी ज्यादा स्ट्रेच होगी उसकी टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है। अब इसके सवालों पे जाते हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं जी कि बाय कीपिंग tension constant an identical wire is added to a wire of length L, what will be the effect on velocity। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट फाइंड करना है। सवाल क्या है इसको पहले समझने की जरूरत है। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक वायर है, इस तरह से एक वायर है जिसकी लेंथ है L। इसकी टेंशन कांस्टेंट रख के मैंने इसके साथ ऐसी ही एक और वायर ऐड कर दी है। आइडेंटिकल वायर की बात हुई है, उसकी भी लेंथ होगी L। तो हमने ये फाइंड करना है कि वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर मैं पहले आपको इसका बता देता हूं कि वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये कि अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ की बात करूं तो लेंथ 2 टाइम्स हो गई है, और जब मैंने आइडेंटिकल वायर ऐड की है तो इसका मास भी 2 टाइम्स हो गया है। तो अगर मैं 2m/2l कर दूं तो ये m/l रह जाएगा। टेंशन जो है आपके पास वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आपके पास ना मास पर यूनिट लेंथ चेंज हुआ है ना आपके पास टेंशन चेंज हुई है। जब दोनों चीजें नहीं चेंज हुई तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सेकंड सवाल इसका देख लेते हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ L is stretched so that its length becomes 2L. What will be the velocity?
ठीक है, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि एक वायर है मेरे पास, मैं इसको स्ट्रेच करता हूं और इसकी लेंथ हो जाती है 2L। ठीक है, तो ये L थी और ये होगी 2L। अब यहां पर आप लोगों ने क्या क्या चीज देखनी है। सबसे पहली चीज आप ये देखें कि इसकी लेंथ जो है वो हो गई है 2L। इसके मैस पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, क्योंकि मैस इसका जो था वही रहा है। इसकी टेंशन पे कोई फर्क पड़ा है? जब मैंने इसे स्ट्रेच किया है इसकी लेंथ 2L करने के लिए, तो इसकी टेंशन भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये आई है मेरे पास नई टर्म्स। जब मैं इन्हें इक्वेशन में यूज करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय m बाय 2L। ये 2 ऊपर चला जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 4T ओवर m बाय L अंडर रूट। ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। तो जो न्यू वेलोसिटी होगी वो डबल हो जाएगी ओल्ड वेलोसिटी की। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसी स्ट्रेच की जगह कंप्रेस्ड लिख देता, बल्कि आपको अलग से ही करा देता हूं, मतलब कि अ वायर ऑफ लेंथ L is compressed to make it L by 2, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये उसका ऑपोजिट सवाल है। मतलब क्या है कि एक वायर थी मेरे पास L लेंथ की, मैंने उसे कंप्रेस किया और उसकी लेंथ हो गई L by 2। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगेन तीनों चीजें देखें, L इसकी क्या हो गई है, L by 2 हो गया, मैस इसका कांस्टेंट रहा है और टेंशन जो है वो इसकी हाफ हो गई है। ठीक है, जब मैं ये सारी चीजें डालूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगी, T की जगह मैं T बाय 2 डाल दूंगा, फिर M की जगह L बाय 2 डाल दूंगा, तो ये एट द एंड मेरे पास आ जाएगा 1 बाय 4 T डिवाइडेड बाय M ओवर L, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय 2 इंटू ओल्ड वेलोसिटी। तो न्यू वेलोसिटी आपके पास हाफ हो जाएगी ओल्ड वेलोसिटी का। ठीक है, फाइनली एक और सवाल करा देता हूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाए। गिटार की बात की जाती है कि अ गिटार हैविंग 6 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ या इक्वल टेंशन, फर्स्ट being the thickest and sixth being the thinnest, किसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। यह सवाल आपसे किया हुआ है। ठीक है, अब सवाल आप लोगों को पहले समझा देता हूं। सवाल इस तरह से है कि एक गिटार है आपके पास, तो गिटार का जो फ्रेट बोर्ड होता है उसके अंदर 6 स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो टॉप वाली स्ट्रिंग है वो थिकेस्ट है, जो बॉटम वाली स्ट्रिंग है वो थिनेस्ट है। थिकेस्ट का मतलब है कि इसका मैस जो है वो ज्यादा है और थिनेस्ट का मतलब है कि इसका मैस जो है वो कम है। अब आप यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तो लेंथ जो है वो सबकी कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ गिटार की एक होती है। टेंशन उसने सवाल में मेंशन किया हुआ है कि सबकी कांस्टेंट है। मैस जो है वो वेरिएबल है। तो अगर हम वेलोसिटी का मैस के साथ रिलेशन निकालें तो वो बनता है इनवर्स रिलेशन। तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो क्योंकि थिनेस का मैस सबसे कम है इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव के सारे सवाल। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव के बाद हम जाते हैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। तो अपना टॉपिक देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव
लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है E बाय रो के, ठीक है, जिसमें ये E जो है वो है हमारे पास इलास्टिक मॉड्यूलस, जो कि हम बल्क मॉड्यूलस यूजली यूज करते हैं, ठीक है। और ये रो है, ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना थोड़ा सा इशू है। इस इक्वेशन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले E के साथ रिलेशन की, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब हम देखते हैं जी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। इलास्टिसिटी ऑफ solid is greater than elasticity of liquid which is greater than elasticity of gases। जबकि अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, जो कि ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ गैसेस से। ऐसा ही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ग्रेटर होगी लिक्विड से, और वो इन टर्न ग्रेटर होगी गैसेस से। जबकि अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो कम होगी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और वेलोसिटी ऑफ गैसेस से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इक्वेशन ये कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ग्रेटर इन सॉलिड्स, और दूसरी इक्वेशन ये कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज ग्रेटर इन गैसेस। तो हमने किस इक्वेशन को मानना है? देखिए स्टूडेंट्स, बात ये होती है कि ये इलास्टिसिटी का जो फैक्टर होता है वो मच 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 ग्रेटर होता है डेंसिटी के फैक्टर से, ठीक है। तो इसलिए अगर हम मैटर्स के इंटर मैटर देख रहे हैं, यानी कि सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ ई को कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। तो अब इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज सिखा देता हूं कि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आप लोगों ने दो चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास इंटर मैटर डिस्कशन हो रही है या इंट्रा मैटर डिस्कशन हो रही है। इंटर मैटर का क्या मतलब है? इंटर मैटर का मतलब है सॉलिड्स वर्सेस लिक्विड्स वर्सेस गैसेस की कंपैरिजन हो रहा है, या एक ही स्टेट में बात हो रही है। लेट्स से मैं सवाल करता हूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास इंटर मैटर डिस्कशन हुई है, यानी कि सॉलिड्स को कंपेयर किया हुआ है लिक्विड्स और गैसेस के साथ। जबकि अगर मैं इसी को चेंज कर दूं और मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन, और सवाल में लिख दूं ड्राई एयर या मॉइस्ट एयर, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों बात एयर की हो रही है, यानी कि गैसेस की हो रही है। गैसेस में हमने डिफरेंट स्टेट्स को देखा। तो अगर यहां पर बात हो रही हो इंटर मैटर की, तो जो इक्वेशन आपके काम आएगी वो होगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और इस हिसाब से क्योंकि सॉलिड्स जो है वो ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी सॉलिड्स में, फिर होगी लिक्विड में, और फिर होगी गैसेस में, ठीक है। तो अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पूछा जाए बिटवीन मैटर स्टेट्स, तो आपने बताना है कि ई के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। अब अगर यहां पर बात करें तो एयर की इलास्टिसिटी कांस्टेंट ही होती है, मतलब एयर है तो एयर जितनी इलास्टिसिटी होगी। यहां पर फर्क पड़ता है डेंसिटी का। तो अगर हम कंपेयर करें मॉइस्ट एयर वर्सेस ड्राई एयर को, तो मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर।
इस वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी जो है, क्योंकि डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से मॉइस्ट एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। इसी तरह अगर मैं आप लोगों से सवाल कर लूं कि मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर की जगह मैं कह दूं वार्म एयर और कोल्ड एयर को कंपेयर कर लें, तो यहां पर बात आ जाती है कि डेंसिटी ऑफ वार्म एयर इज लेस देन एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, क्योंकि वार्म एयर एक्सपेंड हुई भी होती है। इस वजह से वेलोसिटी ऑफ वार्म एयर जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ कोल्ड एयर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर, बेसिकली ये बात हो रही है। तो ये इक्वेशन है और इसकी कंसंट्रेशन है कि आपने इसको इलास्टिसिटी के साथ कब लेना है और इसको फिर डेंसिटी के साथ कब लेना है। तो ये हमने जनरल कर लिया वेलोसिटी ऑफ वेव्स, फिर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड।